कोई स्क्रीन शेयर नहीं हुई या कोई बात क्लियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने सबसे पहले पिछले वीक हमने पूरा कर ली थी प्री हिस्ट्री और जो इस्लाम से पहले। और इसके बाद अब हमने जो स्टार्ट करनी है वो पोस्ट हिस्ट्री है। और पहले ज़रा मैप ले आउट कर दूंगा अपने सामने दिमाग में ताकि क्लियर हो जाए कि हम कहाँ पहुँच गए हिस्ट्री के पॉइंट पे। हमने जब लास्ट टाइम छोड़ी थी हिस्ट्री तो हमने बैजेंटीन एम्पायर अपनी पावर में आ गया था। रोमन एम्पायर जो था वो फॉल कर गया था, 476 में रोम फॉल कर गया था। और उसके बाद ये हुआ था कि हमने कहा था कि वो कंटिन्यू किया बैजेंटीन की शक्ल में। और उसके साथ साथ ये है कि फिर 570 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और उसके साथ फिर इस्लाम का जो एरा आया इन द नेक्स्ट ईयर्स। और उसके बाद ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए दुनिया से तो उसके बाद खुलफा राशिदीन का दौर आया। उसमें पहले हजरत अबू बकर का दौर, फिर उसमें ही हमने कैंपेन शुरू कर दी थी। हमने टेक्निकली कैंपेन्स बैजेंटीन और पर्शियंस के खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थोड़ी बहुत की हैं। बिल्कुल स्टार्ट में एक बैटल ऑफ मौता है और उसके बाद तबूक भी थोड़ी सी उसी शक्ल की थी। लेकिन उसके बाद मेन जो मेजर कैंपेन है वो हजरत अबू बकर के दौर में शुरू हुई जो कि हजरत उमर के दौर में कंटिन्यू हुई। और मेजर हमने हजरत उमर के दौर में जो ससानियन एम्पायर था, पर्शियन ससानियन एम्पायर ईस्ट में था, उसको बुरी तरह तबाह करके रख दिया। और उसका उसको मतलब बेसिकली कॉन्कर कर लिया था हमने। जबकि कॉन्कर का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी। और उसके बाद ये है कि जरा एक मैप स्क्रीन शेयर होगी। हाँ जी। ठीक है। तो ये ससानियन एम्पायर है ऊपर जो पिंक में नजर आ रहा है। और ये बेसिकली हमने इसको कैप्चर कर लिया था सारे ससानियन एम्पायर को तकरीबन। और वो खत्म हो गए थे। और जहाँ तक बैजेंटीन एम्पायर था उसको भी हमने काफी देर लड़ते रहे उनसे। हमने सीरिया और इजिप्ट और ये इलाके उनसे ले लिए। और ये राशिदुन जो खिलाफत है वो फैलती गई हजरत उमर के दौर में और हजरत उस्मान के दौर में। फिर हमें पता है कि हजरत उस्मान के दौर में जो है सिविल वॉर शुरू हो गई थी। और उनके लास्ट 6 ईयर्स में। और फिर वो हजरत अली के दौर में कंटिन्यू रही और फारसी अलग हो गए एंड सो ऑन। और उसके बाद हजरत हसन का जो 6 मंथ्स का पीरियड था तकरीबन, उसमें जब उन्होंने खिलाफत संभाली तो उसमें भी आखिरकार वो उमैयद के हाथों में पावर चली गई। फिर हजरत माविया से जब वो यजीद के पास आई तो फिर वो करबला का वाकया हुआ, वो भी हम जानते हैं कितनी बड़ी ट्रेजिडी थी। और वहां पे हम उसके बाद हम बेसिकली शुरू करेंगे उमैयद की खिलाफत के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जरा ना क्योंकि इस्लाम की गोल्डन इस्लामिक गोल्डन एज काफ़ी लंबी एक्सटेंसिव है और हम नेचुरली मुसलमान हैं, मैं भी हूँ और मैं बायस होऊंगा उनके साथ उस गोल्डन एज के बारे में। तो इसलिए उसको हम सबसे लेट कवर करेंगे। हम पहले ज़रा बाहर दुनिया के हालात देख लें थोड़े से भी इसी लेक्चर में कि वर्ल्ड में क्या हो रहा था। क्योंकि ये जो दौर है इसको मिडल एजेस कहा जाता है, जिसमें अब हम आ गए हैं, जो करबला के बाद का दौर है। और उमैयद का बेसिकली दौर था। और इसमें इनको मिडिल एजेस कहा जाता है, इसको मिडीवल पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको यूरोप की डार्क एजेस भी कहा जाता है। तो उसके मल्टीपल नेम्स हैं, इसको डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। अब जहां तक ये बात है कि बैजेंटीन एम्पायर जो था इसने तकरीबन ये जो यूरोप का एरिया काफी कवर किया हुआ है, जो ब्लू ग्रीन में आपको नजर आ रहा है। ससानियंस मैंने बताया खत्म हो गए थे, मुसलमान इस सारे एरिया को कैप्चर हमने कर लिया था। और अगर मैं एक चलें बाद में दिखाता हूँ मैं आपको, अभी नहीं देते हैं। तो सबसे पहले यूरोप की बात कर लेते हैं। यूरोप में जो अब ने इस दौर को हिस्ट्री में ना डार्क एजेस कहा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री में इस पूरे पीरियड को मिडिल एजेस के पीरियड को डार्क एजेस कहा जाता है, जबकि ये काफी गलत टाइटल है, इसको देना नहीं चाहिए। ये यूरोप की डार्क एजेस थी, दुनिया की डार्क एजेस नहीं। बल्कि दुनिया के लिए ये एनलाइटनमेंट का दौर था। चाइना की भी गोल्डन एज इसी दौर में और मुसलमानों की भी गोल्डन एज इसी दौर में ही, जिसमें यूरोप की डार्क एजेस थी। तो इसको लेबल करना डार्क एजेस एक ऐसा आइडिया जिसको हम इसके लिए एक पूरा वर्ड है, यूरोसेंट्रिज्म या यूरोसेंट्रिक आइडियाज। यूरोसेंट्रिक आइडियाज का बेसिकली मतलब ये है, क्योंकि मैं आगे भी लेक्चर्स में ये यूरोसेंट्रिज्म वर्ड यूज करूंगा और मैं इसके शेयर कर दूंगा आपसे स्पेलिंग वगैरह। यूरोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि आप यूरोप के नज़रिए से हर चीज़ को लेबल करने लग पड़े, हिस्ट्री की, पॉलिटिक्स की, इकोनॉमी की, दुनिया की हर चीज़ को हम कहें कि ओके यूरोप में हुई है तो पूरी दुनिया में हुई है। यूरोप की एनलाइटनमेंट हुई है तो एनलाइटनमेंट का ही दौर था, बस बस उसको लेबल करते हैं ना। ये डार्क एजेस यूरोप की हैं तो बस डार्क एजेस ही पूरी दुनिया में हुई। तो यूरोप के अकॉर्डिंग से हर चीज़ को लेबल कर देना, हिस्ट्री की हो चाहे पॉलिटिक्स की हो। तो बेसिकली यूरोपियन बायस है सादा जुबान में। तो इसको यूरोसेंट्रिज्म कहते हैं। और ये हिस्ट्री इसका बहुत शिकार है और हर चीज़ इसका बहुत शिकार है। और क्योंकि और ये आगे हम अफ्रीका का पढ़ेंगे तो उसमें भी आ जाएगा कि ये क्यों मैं बात बता रहा हूँ आपको।
तो इसलिए इसको ये यूरोसेंट्रिक आइडिया है कि डार्क एजेस पूरी दुनिया की थी, ये सिर्फ यूरोप की थी। और इनको मिडिल एजेस भी क्यों कहा जाता है, वो ये इसलिए कहा जाता है कि 600 से लेके 600 एडी से लेके 1450 एडी तक का ये पीरियड है। ये बेसिकली रोमन एम्पायर के फॉल के बाद से शुरू होता है, इस्लाम की इमरजेंस के साथ बेसिकली शुरू हो जाता है, और साथ ये एंड होता है मॉडर्न एज के अंदर। मॉडर्न एज जब शुरू हुई थी, लाइटरमेंट का दौर यूरोप में दोबारा आया था। इनको इसलिए मिडिल एजेस कहते हैं। इसके ऊपर डार्क एजेस का लेबल लगाने से ये हुआ कि ये इसमें फिर सारे जो हिस्टोरियंस है ना, वो एक खा गए कि मुसलमानों ने क्या किया और चाइना ने क्या किया और दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि यूरोप की डार्क एजेस थी, मतलब पूरी दुनिया की डार्क एजेस थी। तो ये बायसनेस से थोड़ा सा ये मसला क्रिएट हो जाता है बहुत बड़ा, जिससे हिस्ट्री का ये एक इमेज बन जाता है कि मुसलमानों ने कुछ भी नहीं किया। तो अलबत्ता हम यहाँ तक क्लियर हैं कि यूरोप के बुरे हालात थे। अब हालात बुरे किस सेंस में थे, इसको डार्क एजेस भी क्यों कहा जाता है? डार्क एजेस इसलिए कहते हैं, दो तीन वजूहत हैं, वो मैं बताता हूँ, लेकिन मेन वजह ये है कि डार्क का बेसिकली सेंस क्या है, कि इस दौर में रिकॉर्डेड हिस्ट्री बहुत ही कम है। तो इसलिए हिस्टोरियंस जो हैं, देवर केप्ट इन द डार्क। देश कहते हैं ना, केप्ट इन द डार्क, तो हिस्टोरियंस वर केप्ट इन द डार्क, उनको नहीं पता क्या हुआ यूरोप के अंदर, क्योंकि रिकॉर्डेड नहीं है हिस्ट्री ज्यादा उस दौर की। इसलिए इसको डार्क एजेस का टाइटल दिया गया। लेकिन इसको डार्क एजेस और साथ साथ क्यों कहा गया, उसकी वजह ये है कि जो मिडीवल यूरोप था ना, मिडिल एजेस का, उसमें ट्रेड कम थी, उसमें शहर कम थे यूरोप में, देयर वर फ्यूअर सिटीज, और लेस कल्चरल आउटपुट थी। कल्चरल आउटपुट कम से मतलब ये कि यूरोप में आपके जो क्या कहना चाहिए, आर्ट्स लिटरेचर ह्यूमैनिटी साइंसेज में कुछ तरक्की नहीं थी। तो उस नज़रिए से यूरोप बहुत ही वीक था, क्योंकि रोमन एम्पायर के रूट पे उसने सब कुछ देखा था। इसके साथ साथ यूरोप के वैसे जो सैनिटेशन के हालात थे, सीवरेज सिस्टम था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सीवरेज सिस्टम, तो आज उससे 3500 ईयर्स पहले, 3000 साल से भी पहले की जो बात कर रहा हूँ मैं, उनका बेहतर था सीवरेज सिस्टम। यूरोप का इतना बुरा सीवरेज सिस्टम था उस दौर में, और सैनिटेशन के हालात भी बुरे थे। ओवरऑल जंगें कम होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट्स बहुत वीक थी और छोटी थी, वो मैं भी समझाता हूँ गवर्नमेंट का सिस्टम भी। और जंगें कम होती थी, तो जंगों से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी हुई थी, मतलब एवरेज लोग 30 ईयर्स की उम्र में मरते थे, जबकि रोमन एम्पायर के दौर में 28 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेजली बढ़ गई थी, जंगें छोटी थी। और मेन जो गवर्नमेंट सिस्टम जो यूरोप में था, कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं थी, जिस तरह रोमन एम्पायर का एक एम्पायर की शक्ल थी, यूरोप में भी एकदम एक नया कॉन्सेप्ट है, जो बाद में थ्रू आउट द वर्ल्ड भी है, चाइना में, जापान में, फ्यूडलिज्म का। फ्यूडलिज्म होता क्या है? फ्यूडलिज्म जो है ना, ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आप कुछ देते हैं और बदले में आपको कुछ मिलता है। इसको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कहते हैं। किसी तरह का भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इंसानों के दरमियान भी हो सकता है, और किसी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के दरमियान भी। उसी तरह फ्यूडलिज्म एक रेसिप्रोकल, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है बिटवीन द लॉर्ड्स या किंग्स जो रूल कर रहे हैं, और जो लैंड ओन करते हैं, और उनके दरमियान, उनके वेसल्स के दरमियान। वेसल्स वो जो उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए जो उनके लैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो उनके लैंड्स पे मेहनत करते हैं, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, उसको फ्यूडलिज्म कहा जाता है। ठीक है। और अब ये स्ट्रक्चर इसका क्या है? स्ट्रक्चर इसका दरअसल ये है कि सबसे ऊपर जो आ जाते हैं, वो आप कहते हैं किंग्स और क्वींस। ठीक है, हायरार्की। ठीक है, ये बड़े किंग्स हैं, जो जैसे ब्रिटेन का किंग है, जर्मनी का किंग है, फ्रांस का किंग है, ये किंग्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नोबल्स। नोबल्स में क्या होता है? नोबल्स में काउंट्स और ड्यूक्स होते हैं। ये इतना जरूरी नहीं सीखना कि काउंट्स और ड्यूक्स होते हैं, लेकिन ये नोबल्स होते हैं, ये भी लॉर्ड्स ही होते हैं किस्म के। किंग से कम की पावर होती है, असल में किंग्स के वैसल होते हैं। किंग्स के साथ किंग्स को लॉयल्टी दे रहे होते हैं, बदले में किंग इनको लैंड दे रहा होता है, और इनके नीचे और इनके पेजेंट्स और सोल्जर्स इनके लिए काम कर रहे होते हैं। जो ये लैंड जितने किंग इनको प्रोवाइड करेगा, और जो आगे नोबल्स जो लैंड संभालेंगे, और वो लैंड जिसको प्रोवाइड करेंगे, जिस लैंड पे जो उनके लैंड होंगे, उनको जो प्रोटेक्ट करते हैं, उनको नाइट्स कहते हैं। वो भी अपनी लॉयल्टी देते हैं, तो वो भी एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में है। और जो नाइट्स हैं, वो लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, और लैंड पे जो काम करते हैं, उनको पेजेंट्स या सर्फ्स कहते हैं, SERF, सर्फ्स। सर्फ्स या पेजेंट्स, वो इस लैंड पे काम करते हैं। और ये एक इस तरह का रिलेशनशिप है फ्यूडलिज्म का। तो बड़ा ही लोकल सा छोटा सा सिस्टम है, ऑब्वियसली किंगशिप तो फिर है इसमें, लेकिन बड़ा ही बेसिक सा सिस्टम है इसका, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। लैंड और लॉयल्टी का रिलेशनशिप है, सादा सा एक्सचेंज है। और इसमें यह है कि सबकी लॉयल्टी अल्टीमेटली किंग के साथ जुड़ी हुई है। और इसमें ये फायदा ये है कि जो पेजेंट्स काम करेंगे, उनको प्रोटेक्शन मिलती है। उनको लैंड नाइट्स जो हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे जब वो लैंड पे काम करेंगे। और ये है कि इकोनॉमिक सिस्टम भी एक अच्छा है इनका। इसमें यह है कि पेजेंट्स को जो वो काम कर रहे हैं, जिस लैंड पे मेहनत करते हैं, उस लैंड का कुछ हिस्सा उनको भी मिल जाएगा बदले में, उस पे काम करने से। और लैंड का हिस्सा नहीं मिलेगा, सॉरी, लैंड की आउटपुट जो
क्रॉप्स उग रहे हैं ना, उसमें से कुछ हिस्सा उनको भी दे दिया जाएगा। यूरोप में कासल्स और ये नाइट्स, ये वो वाला दौर है तलवारों का और आर्चरी का, और ये वो थोड़ा सा उस तरह का जो मोस्ट मूवीज में आप कल्चर देख रहे होते हैं ना, वो वाला, ये वो उस दौर को मिडीवल दौर कहते हैं जो यूरोप में था फ्यूडल सिस्टम के साथ साथ। फ्यूडल सिस्टम का जो सबसे बड़ा मसला है, एक स्मॉल स्केल नेचर तो है इसकी, और ये बड़ा अच्छा रहेगा सिस्टम में क्योंकि सेफ्टी प्रोवाइड करता है और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसका मसला ये है कि इसमें मोबिलिटी नहीं। मोबिलिटी का मतलब ये है कि इसमें मूवमेंट नहीं हो सकती हाईआरकी में। एक हाईआरकी सेटअप हुई हुई है किंग्स और लॉर्ड्स की और नाइट्स की। नाइट्स तो अपनी हाईआरकी में ऊपर जा सकते हैं, नोबल्स भी ऊपर जा सकते हैं जो कि काउंट्स और ड्यूक्स होते हैं या लॉर्ड्स होते हैं, और किंग्स भी ऑब्वियसली किंग्स बन सकते हैं फर्दर और डिफरेंट जगहों पे। लेकिन जो पेजेंट्स हैं वो हमेशा पेजेंट्स ही रहेंगे, चाहे वो जितने साल मेहनत कर ले, वो नाइट्स भी नहीं बन पाते। तो ये मोबिलिटी का, सोशल मोबिलिटी की नहीं है इसमें, और जब ये नहीं होती तो ये इवेंचुअली इस तरह का सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स की तादाद ज्यादा होगी और वो फिर इसको रेजिस्ट करेंगे। यहाँ पे एक और बात ऐड करता जाऊं कि ये सिस्टम तो था फ्यूडलिज्म का, लेकिन इवन देन इस सिस्टम के साथ साथ यूरोप में जो चर्च की पावर थी, जो मैं पिछले हफ्ते बात कर रहा था कि पोप के पास सारी पावर आ गई थी, और जब पोप के पास जो पावर आई और उसमें जो उनके पास कैथोलिक चर्च के पास जो से थी कल्चर में, वो उन्होंने बहुत ही इसको डार्क एजेस चर्च की वजह से भी कहा जाता है कि क्रिश्चियनिटी ने इसमें बहुत गंद किया इस दौर में। उन्होंने इस दौर में टॉर्चर डिवाइसेस बनाई और लोगों को टॉर्चर करने के हजारों तरीके निकाले। हर छोटी बात पे एक्सट्रीमिज्म का दौर था कि बस छोटी सी कोई बात ही सर काट दो, जो बदकिस्मती से मुसलमानों पे भी आया कि टेररिज्म का एक दौर आ गया जिसमें बिला वजह मारी जा रही है हर बंदे को। गुस्ताखी की तो तुम्हें मार देना, इसका हाथ काट दो, इसका गर्दन काट दो, किसी को कोई शरीयत नहीं थी, बस कि वो एक्सट्रीमिस्ट बन गए क्रिश्चियन उस दौर के। और इसके साथ साथ क्रिश्चियंस ने ये किया कि क्रिश्चियन सुपरस्टिशियस हो गए थे, वही काली बिल्ली रास्ता काटे, आसमान लाल हुआ तो ये हो जाएगा और फलां हो जाएगा, बारिश होगी अब ये है, रात को झाड़ू नहीं देनी, ये सारे पाकिस्तानी कल्चर की जो बीमारियां हैं ये पहले चर्च में ही आ गई थी आज से 1000 साल पहले, तो 1200 साल पहले तकरीबन, और ये डार्क एजेस के दौर में थी। और इसके साथ साथ फजूल किस्म की रिलीजियस डिबेट्स हो रही थी क्रिश्चियन के दरमियान। दो हालात इतने यूरोप के खराब थे और क्रिश्चियन चाहते तो इसको बेहतर करते और काम करते, बट वो बहस करने पे तुले हुए थे कि एक सुई के ऊपर कितने फरिश्ते फिट होते हैं और खुदा किधर होता है, और ये और ट्रिनिटी के ऊपर बहस हो रही है और क्या क्या फजूल किस्म की। और ये फरिश्तों वाली डिबेट तो काफी देर की चलती रही, एक सुई पे फरिश्ते कितने फिट होंगे। तो इस तरह की डिबेट चलती रही जिसकी वजह से नेचुरल रिपल्जन पैदा होती थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर क्रिश्चियनिटी एंड रिलीजन एज अ होल। तो ये आगे फिर सेकुलरिज्म का भी दौर आ जाएगा। अब इसमें एक बात, यहाँ मैं एक आखिरी बात करूँ जो डार्क एजेस के बारे में, जो यूरोपियन डार्क एजेस हैं, वो ये कि जो थ्रू आउट द वर्ल्ड ये है कि जब एम्पायर टूटता है तो छोटे किंगडम्स बनते हैं। हमने चाइना वाली बात में किया था, और जब ये बनते हैं तो फ्यूडलिज्म का ही चक्कर चलता है, क्योंकि लोकल लॉर्ड्स जो होते हैं ना शहरों के और छोटे छोटे किंगडम्स के, वो पेजेंट्स को और वीक को ज्यादा अच्छा प्रोटेक्ट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जब एक एम्पायर टूटता है। तो इस तरह थ्रू आउट द वर्ल्ड हुआ है, चाइना में, मुस्लिम वर्ल्ड में भी हुआ है और डिफरेंट जगहों पे हुआ है। लेकिन ये जब यूरोप के अंदर होता है तो उसको इन लॉर्ड्स को फ्यूडल लॉर्ड्स कहा जाता है, और जब ये यूरोप से बाहर होता है तो इनको वॉर लॉर्ड्स कहा जाता है। तो ये यूरोसेंट्रिज्म का स्ट्राइक है एक दफा दोबारा से कि यूरोपियन बायस है कि यूरोपियंस इसको वॉरलॉर्ड्स कहते हैं कि चाइनीज वॉरलॉर्ड ने पावर ले ली थी। वो वॉरलॉर्ड नहीं होता, वो भी फ्यूडल लॉर्ड होता है। ये यूरोप डार्क एजेस में यूरोपियन की भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे, लेकिन वो यूरोपियंस उनको फ्यूडल लॉर्ड्स कहेंगे जब तक वो गोरा है और वो यूरोपियन है। जब वो बाहर जाएगा या वो चाइना में, जापान में, तो वो फिर वॉरलॉर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ये डार्क एजेस के बारे में ये दो तीन बातें थी यूरोपियन डार्क एजेस के बारे में। अभी कोई सवाल हो तो पूछ लें ताकि हम आगे चलें। अच्छा जरूर भाई, पहला क्वेश्चन हम्म। बल्कि रिक्वेस्ट, फ्यूडलिज्म अगर आप लिख देना सामने, तो मेरे जैसे नालायक जिन्होंने पहली दफा सुना है उनको ना जरा याद रह जाएगा। अगर चैट में क्या? लिख दें तो भी, वो पहले आप नॉर्मली जब इस तरह मैं की टर्म चैट में यूज करते हैं ना तो लिख वो देता हूँ। पिक्चर में आ जाता है, फिर वो माइंड में रह जाता है। पहली वो चीज मुस्लिम फ्यूडलिज्म है, मैं लिख के बता दूं। हाँ, मैं लिख चलो दिया ठीक हो गया। चैट। और दूसरा ये कि जो ये फ्यूडलिज्म की हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल आपने कहा कि यूरोप में ये सिस्टम चल रहा था, तो ये यूरोप में, ये यूरोपियन यूनियन तो ये अभी हुई है ना रिसेंटली। तो पहले राइट। तो ये यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो क्या वो जैसे हमने प्रीवियसली भी पढ़ा कि सिटी स्टेट्स की फॉर्म में थी, और लेकिन था इस तरह की किंगडम्स थे, नाइट्स और ये किंगडम्स सारा थे छोटे छोटे। फ्यूडल किंग्स और क्वींस थे। फ्यूडल किंगडम्स थे छोटे छोटे।
फ्यूडल स्टेट्स छोटे कहेंगे या छोटे, किंगडम्स ठीक हो गया। कहेंगे, तो जैसे जो ये यानी इसको फिर हम वो नहीं कह सकते, ये सिटी स्टेट नहीं थी, उसमें भी तो ऐसे ही था ना कि एक ये सिटी स्टेट इसलिए नहीं क्योंकि ब्रिटेन का किंग था, फ्रांस का किंग था, जर्मनी का किंग था, तो सिटी नहीं है, वो कंट्री है। तो फिर छोटे सिटीज भी थे, सिटीज के लॉर्ड्स होते थे, ठीक है। डिफरेंट सिटीज के, लंदन का एक लॉर्ड था और इसी तरह सही इंग्लैंड सही का, सही। तो लॉर्ड्स भी थे, यानी लेकिन ओवरऑल लॉर्ड एरिया अल्टीमेटली जियोग्राफिकली किंग वाइड के था। ऊपर बैठा होता था। सही हो गया, ठीक हो गया। ज्योग्राफिकली ज्योग्राफिकली बेसिक इंग्लैंड फ्रांस ये सब मौजूद थे, हाँ जी। एग्जिस्ट करते थे, मतलब पूरी पूरी टेरिटरीज थी इनकी ना। जो आज शक्ल है इससे थोड़ी बहुत चेंज होगी, लेकिन इतनी ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम लैंड एक्सपेंशन वो नहीं थी, लेकिन ये लोग अपनी अपनी टेरिटरी के अंदर लॉर्ड्स और किंग्स और क्वींस ये सब सब चल रहे थे। बिल्कुल लेकिन यानी बिल्कुल। और इसमें ये यूनाइटेड किंगडम से तो डिफरेंट था ना, जो जैसे यूरोप ये, में हाँ जी, इसकी शेप ये थी। हाँ नहीं, यूनिटी ये तो अभी बहुत नहीं लेटर हुई थी। लेटर ऑन है। इसमें ये था कि आपको एक अगर किंग मिलता था ना, तो ब्रिटेन एक दफा ये भी दौर आ चुका कि किंग था जो ब्रिटेन का, वो सात सात डिफरेंट जगहों का लॉर्ड भी था, डिफरेंट फ्रांस में डिफरेंट जगहों का मतलब काउंट था एक जगह का, और एक जगह का ड्यूक था, और एक जगह का नाइट भी था। तो वो इस तरह हो जाते थे कि ये डिफरेंट ओहदे थे ना, तो ये वो एक बंदा ऑक्यूपाई कर सकता था डिफरेंट जगहों पर, लेकिन वो किंग भी था एक किस्म का। तो ये सही है। इस तरह का इनका फ्यूडलिज्म का सिस्टम था, और उसने काफी शेप्स थी। तो यहाँ ठीक आगे हो गया। चलें। जी जी जरूर। चलें, अब आ जाते हैं थोड़ा, अब इस्लाम के ऊपर थोड़ी वापस आते हैं, इस्लामिक स्टेट के ऊपर, जिसको दारुल इस्लाम कहा जाता है, बिकॉज इस्लामिक वर्ल्ड जो उस दौर की थी। और मुसलमानों ने, मैं जरा मैप एक खोल लूँ। ये सही है, ठीक है। ये जो सबसे डार्क एरिया जो मिलेगा आपको, ये बिफोर कैलिफेट है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों का जो एक्सपेंशन, राइट, जो डार्क ब्राउन है। और उसके बाद जो स्किन कलर का थोड़ा सा एरिया है, ये पहले चार खुलफा राशिदीन का दौर है, जिसमें एक्सपेंशन हुई। और फिर आखिरकार जो उमय्यद खिलाफत जो थी, उसके दौर में जो ये एक्सपेंशन हुई ना, मैं बाय द वे खिलाफत या खलीफा जब वर्ड यूज करूँ तो मैं मान रहा हूँ कि ये मलूकियत है, और ये सुल्तान थे, ये कैलिफ खुलफा राशिदीन के लेवल का कोई भी नहीं था ना, उस स्टेचर पे, लेकिन कन्वीनियंस के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री उसको कैलिफेट कहती है इसके। तो उमय्यद कैलिफेट जो थी, वो ये येलो में आपको नजर आ रही है, एंड हम स्पेन पहुंच गए थे, ये स्पेन है, और हम यहाँ तक पहुंच गए थे, और वहां पर हम ये पाकिस्तान का इलाका है, अगर मैप आप देखें, तो हम यहाँ तक उमय्यद खिलाफत के दौर में पहुंच गए थे। अब इसमें ये था कि जब मुसलमानों ने ये विद इन 100 ईयर्स, ये एक बड़ा फीट है जो मुसलमानों ने अचीव किया 100 साल में, और एक्सपेंशन की। और उमैयद दौर में दो मसले थे जिसकी वजह से उमैया डायनेस्टी कंटिन्यू नहीं कर सकी इस्लामिक एम्पायर के ऊपर रूलरशिप अपनी। और उसकी वजह ये थी कि जो उमैयद थे ना, इनका दो मसले थे। एक तो मसला था कि जो करबला का ट्रेजेडी हुई थी ना, जो हजरत हुसैन के साथ इन्होंने किया था, उसके बाद इन्होंने किताबें जलाई। इन्होंने नेचुरली, इसलिए गोल्डन एज भी हमारी जल्दी नहीं आई, उमैयद के दौर में आई नहीं, क्योंकि इन्होंने किताबें जलाई, इन्होंने लिटरेचर जलाया, क्योंकि इन्होंने हजरत अली, हजरत हसन हुसैन के ऊपर खत्म करना था ना, वो जस्टिफाई करना था यजीद ने जो उसने हरकत की थी। तो जब उसने चीजें जलाई, तो ऑटोमेटिकली आप पूरी लाइब्रेरियां भी जला देते हो, और फिर आप उसमें कितना कंटेंट और कितनी इंफॉर्मेशन जाया कर रहे हो। तो ये चाइना में भी होता था, और वही हरकत जब इस्लामिक एम्पायर में हुई, तो ये काफी हमारा उससे एक दफा जो हम तरक्की, तो हम एक्सपेंशन तो कर ली, लेकिन हम उसको, हम एक आइडियाज में एडवांसमेंट नहीं ला सके जिस तरह हम ला सकते थे मैया दौर में। एक तो ये मसला था कि वो एक बैकफायर हुआ, जो इनकी हरकत थी यजीद की, और उसके बाद उमैयद की, उमैयों की। और इसके साथ साथ ये था कि उमैयद का एक मसला था, वो इनका हाईरार्की का मसला था, इनमें वो अरबों वाली थोड़ी बीमारी चढ़ गई थी इनके अंदर भी आके, कि हम अरब हैं और नॉन अरबों के साथ हम एसोसिएट नहीं होंगे। इस वजह से ये हुआ कि जब अरब और नॉन अरब, और मोस्टली एम्पायर नॉन अरब था, जितना ऑरेंज और आपको येलो में नजर आया, जिस ये नॉन अरब टेरिटरी ज्यादा शुरू हो जाती है, सिर्फ ब्राउन कलर का एरिया अरब एरिया है। तो इतना नॉन अरब एरिया और इतनी नॉन अरब बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम एम्पायर की, और बदले में आपके पास थोड़ी सी अरब्स हैं, तो वो जो अरब्स हैं उनको फिर रेजिस्टेंस मिली नेचुरली उमैयद को, कि लोगों ने कहा कि भाई हम कुरान तो एक ही पढ़ रहे हैं, हम एक ही नबी को मानते हैं, और वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने आखिरी खुतबे में भी यही कह गए कि हम बराबर हैं। और ये मैयत का ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन जो है, कि वो गवर्नरशिप में या वो डिफरेंट ओहदों पे नहीं लाने देते नॉन अरब को, इस वजह से उनको रेजिस्टेंस मिली, और इवेंचुअली वो टॉपल हो गए। जब वो टॉपल हुए, तो वो लिमिटेड हो गए स्पेन के अंदर, उनकी पावर लिमिटाइज होगी स्पेन के अंदर, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो फिर अब्बासी आ गए पावर। ठीक है। जब 1150 सीई में डी में उमैयद ओवरथ्रो हुए, और अब्बासी फैमिली जो है वो पावर में आ गई। जब अब्बासी पावर में आए, तो इनका थोड़ा सा पर्शियन इन्फ्लुएंस थे,
और इस्लाम ने उन्होंने पहले जो उमैयद के दौर में कैपिटल जो था वो दमिश्क में था, और फिर दमास्कस में, और फिर उमैयद के बाद जब अब्बासी आए तो उन्होंने कैपिटल बगदाद ले गया, इस्लामिक कैपिटल। पहले तो मदीना था, मदीना से फिर आगे कुफा आई थिंक गया था, एंड देन दमिश्क, एंड देन अब बगदाद पहुंचे थे मुसलमान। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल था, क्योंकि बैजेंटीन एम्पायर जो था वो बगदाद के, और ये सेंटर बेसिकली बन रहा था ना, और टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आसान था मुसलमानों के लिए ये हैंडल करना इस सिचुएशन को। तो वो इसलिए बगदाद में कैपिटल मूव, एक उसका रीजन ये था। अब जो नॉन अरब्स थे उनको इसमें भी सिस्टम तो वही रहा, डायनेस्टिक सिस्टम ही रहा, फादर टू सन, अरब अरब के अंदर ही पावर चल रही थी, लेकिन जो गवर्नरशिप थी और डिफरेंट ओहदे थे उसमें अब नॉन अरब को आने की इजाजत थी। दूसरा, अब्बासी जो थे वो थोड़े पर्शियन इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने ये किया कि थोड़ी सी इजाजत ज़्यादा दे दी लोगों के, दे आर ओपन आइडियाज, और उन्होंने डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया, और उनको उनके आइडियाज, उनकी सोच, उनकी किताबें, उनको एक्सेप्ट किया एक किस्म का कि दे आर पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। और 750 से जो अब्बासी दौर हुआ वो 1258 तक गया, जब मंगोलों ने आखिरकार आके अब्बासिद जो कैलिफेट है उसको खत्म कर दिया। 1258 में खलीफा जो आखिरी उसको मार दिया इन्होंने, और देश इनका बचा नहीं, बड़ी तेज बट एम्पायर डिवॉल्व हो गया। तो 750, तो ये काफी 500 साल का काफी स्ट्रॉन्ग दौर है इनका जो इन्होंने गुजारा। उसमें ये है क्योंकि पर्शियन इन्फ्लुएंस और मुसलमानों ने, इस्लाम ने इस टाइम, ये बड़ा नोट करने की बात है कि मुस्लिम्स ने इस टाइम एक पर्शियन क्या कहना आवाज में चाहिए, डिस्टॉर्शन है काफी। इन्फ्लुएंस कर ली, जो कभी छोड़ नहीं हाँ, डिस्टॉर्शन काफी है। ये मेरी तरफ है या सबको इसी तरह आ रही है? देखता हूँ। हाँ जी, आवाज कट रही थी। भी आ रही थी। मेरा ख्याल है जरूर भाई का कनेक्शन खत्म हो गया, अभी वो आ जाएंगे। हाँ, अब आ रही है अच्छा आवाज हमारा मैं, आपको? हाँ जी आ रही आगे है, वापस आगे। आ गई। वो मेरा नेट पे ही एकदम कनेक्शन लूज हुआ था। आई थिंक हमारी रिकॉर्डिंग टाइम कम होगा, कितनी देर रहती है किसी को पता है? 10 मिनट, 9 मिनट्स। 9:30 चलें फिर कंटिन्यू कर। थोड़ा सा वो मौसम हुआ हुआ है तो इसलिए कनेक्शन ऐसे ही रहेगा। अब स्क्रीन शेयर होगी? जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। चलो, मैं कहाँ पे था? पर्जियंस की बात कर रहा था, हाँ, मैं इन्फ्लुएंस की बात कर रहा था। तो पर्शियन इन्फ्लुएंस जो मुसलमानों के ऊपर इस दौर में आई, वो कहीं ना कहीं हमने अडॉप्ट कर ली और उसको अभी तक कंटिन्यू किया, जिसकी शक्ल में आपको नजर आता है कि एक लेविशनेस जो एम्पायर की आप देखते हैं, और सादगी बिल्कुल जो खत्म हुई थी इस्लामिक एम्पायर में, वो पर्शियन इन्फ्लुएंस थी मेजर उसमें। कि आप जो उनके कैलिफ्स देखते हैं, और जो आप देखते हैं सुल्तान डिफरेंट दौरों में जो आए हैं, आप उनके कपड़े देखें, उनके महल देखें, उनका जो लाइफ स्टाइल देखें, तो आप कहते हैं कि इस्लामिक नहीं है उतना जो साहबा ने गुजारा टाइम, या जो तबा ताबीन ने गुजारा, या जो खुलफा राशिदीन का था, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत से हमारे पास आ रहा है।
तो काफी वो डिस्टिंक्ट था। तो वो डिस्टिंक्शन इसलिए आई कि पर्शियन इन्फ्लुएंस, मेजर पर्शियन को ससानियंस के ऊपर जब कैप्चर किया है ना हमने ससानियंस को, तो उसके बाद जो हम इन्फ्लुएंस हुए हैं मेजरली, तो वो फिर थोड़ा सा उस पे हम पे ये इफेक्ट आया। अब इसमें ये हुआ कि जो अब्बासी खलीफा था उस दौर का, कैलिफ जो था, उसने अपने आप को किंग्स ऑफ किंग्स की तरह स्टाइल करना लग पड़ा। किंग्स ऑफ किंग्स से मतलब ये था कि वो जैसे पर्शियंस का कल्चर था ना अकेमेनिड एम्पायर का, कि मैं बादशाह हूँ और मेरे अंडर काफी सारे किंगडम्स होंगे, मतलब वो किंगडम्स जो डिफरेंट, मतलब उनकी ऑटोनॉमी उनमें बहुत होगी, मतलब वो इंडिपेंडेंट होंगे एक किस्म के, लेकिन वो सर्व अपनी लॉयल्टी उनकी उन्होंने दी होगी पर्शियंस को। उसी तरह मुसलमानों ने अब्बासी दौर में ये किया। और ये जो आपको मैप नजर आया काफी अच्छा क्लियरिफाई करता है कि जो ग्रीन में है ना वो अब्बासिद खिलाफत का जो मेन चंक है। बाकी ये जो डिफरेंट पर्पल और ऑरेंज और ये येलो और इवन द रेड जो स्पेन का एरिया है, ये सारे डिफरेंट स्मॉल किंगडम्स हैं जो डायरेक्ट अब्बासी रूल में नहीं, दे आर ऑल लॉयल टू दी अब्बासिद खलीफा, लेकिन ये इंडिपेंडेंट भी थे एक किस्म के, कि मतलब ये उनको लॉयल्टी तो थी और सपोर्ट भी करते थे, लेकिन इनका कोई ये अपनी गवर्नेंस सेपरेटली संभालते थे और कोई इन पे इस तरह नहीं था, पकड़ नहीं थी इनके ऊपर उस तरह की, क्योंकि एक लेकिन और कैलिफ जो था वो सेंटर पे बगदाद में था, जो कि यहाँ पर अगर मैप में बगदाद इस टाइम इस तरह नजर नहीं आएगा, लेकिन बल्कि ये है बगदाद इराक के ऊपर। तो यहाँ पर कैलिफ था और ये उसको लॉयल्टी देते थे, बट नॉट डायरेक्ट रूल खत्म हो गया था कैलिफ का एक किस्म का, वो सिर्फ इस ग्रीन एरिया के ऊपर ही। साथ साथ ये मुसलमानों ने हेल्प लेना शुरू कर दी फ्रंटियर से सोल्जर्स की। फ्रंटियर्स के सोल्जर वो होते हैं जो बॉर्डर के सोल्जर होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि जो हमारा ईस्ट वेस्ट साइड पे बॉर्डर है ना वो अनातोलिया के ऊपर है, तो अनातोलिया में रहते थे तुर्क। तो तुर्क हमारे जो थे वो फ्रंटियर के सोल्जर्स थे। और ये पहले पुराना कल्चर था कि फ्रंटियर से सोल्जर्स को हायर किया जाता था और स्लेव्स को। तो ये तुर्क और जो स्लेव्स थे उनके साथ काफी सारे तुर्क नहीं थे, वो डिफरेंट जगहों से स्लेव्स जो इकट्ठे किए थे, दे यूज टू फाइट एज आर आर्मी, मेजर जो आर्मी की हमारी जंग थी। और फिर तुर्कों को बहुत कहा जाता है कि वो लड़ने में अच्छे थे और एक्सपर्टीज थी, क्योंकि वो मेजर अब्बासी जो फोर्सेस की जो मेन पावर थी वो तुर्कों से थी लड़ने में। इसके साथ साथ, हाँ जी चले, इसके साथ साथ ये है कि अब गोल्डन एज पे आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं जरा एक बात कर लूँ गोल्डन एज पे जाने से पहले, कि हम तकरीबन पहुंच गए हैं, पासी दौर आ गया, अब हम गोल्डन एज के बारे में बात करने लगे। लेकिन पहले मैं एक छोटी जो थोड़ी, हाँ, एक माइनर गोल्डन एज है, माइनर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन चाइना की गोल्डन एज अगर मैं आपको एंड पे पढ़ाऊंगा, तो चाइनीज गोल्डन एज, इस्लाम की गोल्डन एज, क्योंकि उसकी कल्चरल इन्फ्लुएंस ज्यादा थी इस्लामिक गोल्डन एज की, और हम नेचुरली मुसलमान है तो हम ज्यादा बायस भी होंगे, तो हमें चाइना की गोल्डन एज का मेरे पास नॉलेज भी कम है, तो इस तरह वो आपको उस तरह नहीं लगेगी। लेकिन चाइना की भी गोल्डन एज हमारे ही लेवल की थी, तो उसको पहले कवर कर लेते हैं, ताकि इस्लाम की गोल्डन एज बाद में करेंगे, वरना बहुत बायस्ड हो जाएंगे हम कि चाइना का तो कुछ भी नहीं था। तो छोटा सा बिल्कुल हम छोटे फॉर्म में इसको कवर कर रहे हैं। तो चाइना की गोल्डन एज थी ना, ये मैं दो तीन दफा से टर्न लेके पीछे चला गया हूँ बाय द वे, लेकिन ये थोड़ा सा बस एंड डे है, ताकि ये 10 मिनट कवर दे, ताकि नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर कर लें। लेक्चर जब एंड, वो रिकॉर्डिंग का लेक्चर का टाइम, सॉरी, जब एंड होने लगे तो मुझे बता दें, ताकि फिर हम रिकॉर्डिंग। चाइना की जो गोल्डन एज है वो टैंग डायनेस्टी जो थी, ये नजर आ रही है आपको मैप पे, ये मेजर पावर थी। और इन्होंने चाइना में एक तो बेसिक गवर्नमेंट में चेंज आया, वो गवर्नमेंट एक मेरिटोक्रेसी बनती थी। मेरिटोक्रेसी से मतलब ये है कि गवर्नमेंट पोजीशन जो है वो मेरिट पे दी जाती थी, ना कि फैमिली डेजिग्नेशन की वजह से। तो ये एक बड़ा चेंज है कि चाइना में कल्चर डायनेस्टिक था, तो ये एकदम से बहुत बड़ा चेंज था। तो इस तो गोल्डन एज का ये भी राज था। दूसरा ये कि चाइना में 80 मिलियन लोगों के ऊपर रूल हो रहा था, जो कि बहुत ही वास्ट ये साइज में देख लें आप चाहे। और 4 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया अब चाइना कवर कर रहा था अपने इस गोल्डन एज के दौर में। और इससे ये है कि चाइनीज जो थे उन्होंने इसमें स्कल्पटिंग की इस दौर में, उन्होंने पॉटरी की, उन्होंने डिफरेंट पोइट्री भी लिखी, शायरी भी की, और बड़ा ही उन्होंने इसमें अरूज देखा इस दौर के अंदर। इसके साथ साथ ये था कि उसके बाद जब टैंग डायनेस्टी डिवॉल्व की, तो उसके बाद सॉन्ग डायनेस्टी आई चाइना में, उन्होंने भी बहुत तरक्की की। चाइना जो है वो मेटल वर्क में इतनी तरक्की कर गया था कि चाइना उतना मेटल आयरन प्रोड्यूस कर रहा था ईयरली, जितना यूरोप ने 800 साल बाद प्रोड्यूस किया था। बेसिकली चाइना 11th सेंचुरी में उतना आयरन वर्क कर रहा था जितना यूरोप 18th सेंचुरी में कर रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में। तो ये बहुत बड़ा मेजर था एडवांसमेंट। और इसके साथ साथ ये है कि चाइना ने
प्लॉयज बनाए थे, प्लॉयज मेटल प्लॉयज बनाए थे आयरन के। उससे ये है कि चाइना का एग्रीकल्चर में इसने एकदम बड़ा ही मेजर रेवोल्यूशन आया इसके। और इसके साथ ये है कि चाइना की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको एग्रीकल्चर अब सर्व कर सकता था। इसके साथ साथ ये है कि पोर्सलीन जो है वो बड़ा हाई क्वालिटी का चाइना में प्रोड्यूस होने लग पड़ा, और इसलिए वो थ्रू आउट चाइना जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड वो एक्सपोर्ट हो रहा था। और इस वजह से उसको हम पोर्सलीन नहीं कहते, उसको हम चाइना कहते हैं। तो क्योंकि वो इतने हाई लेवल का बना रहा था चाइना, और इतना एक्सपोर्ट कर रहा था कि वो दुनिया में उसका नाम ही चाइना पड़ गया पोर्सिलीन की बजाय। इसके साथ साथ ये है कि चाइना की इस दौर में इतनी ट्रेड बढ़ गई थी कि चाइना रैन आउट ऑफ मेटल्स। और मेटल्स मतलब कॉइन्स बनाने के लिए चाइना रैन आउट ऑफ मेटल्स। तो चाइना ने पहले दौरों में पेपर भी चाइना ने इन्वेंट किया था। तो चाइना ने कहा कि अब कॉइन्स तो नहीं है तो पेपर मनी बना देते हैं। तो पहला नोट भी चाइना ने बनाया, पेपर मनी चाइना ने इंट्रोड्यूस किया टूवर्ड्स द वर्ल्ड। और इसके साथ साथ चाइना ने इस दौर में एक वो काम किया कि चाइना 11वीं सेंचुरी में चाइनीज जो हैं वो बैठे रेसिपी लिख रहे थे एक ऐसे मिक्सचर की जो कि सॉल्ट, पेटर, सल्फर और चारकोल का एक मिक्सचर था, जिसको आज हम गन पाउडर कहते हैं। तो चाइना 11वीं सेंचुरी में गन पाउडर प्रोड्यूस कर रहा था और उसका फॉर्मूला लिख के उसकी रेसिपी तैयार कर रहा था, और थोड़े आने वाले सालों में पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करना था और पूरी दुनिया को प्रोवाइड करना था, और एकदम वॉरफेयर की शक्ल बदल लेगा। अब यहाँ पे एक बात क्या है कि यहाँ पे इस्लामिक गोल्डन एज की इतनी कल्चरल इन्फ्लुएंस है, और चाइनीज गोल्डन एज की उतनी ज़्यादा नहीं। जबकि अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये अगर ये कश्मीर है, ये हमारा यही कश्मीर है जो ऊपर है, तो यहाँ तक चाइना तकरीबन पहुंच गया था, लेकिन चाइना कभी फर्दर नहीं गया। और एक और बात यहाँ देखते हैं कि चाइना का, मैंने बताया कि चाइना आइसोलेशन में रहा ना अपनी, क्योंकि वो कंटेमिनेट नहीं करना चाहता अपने कल्चर को। लेकिन गोल्डन एज में चाइना ने कोशिश की थी टू गेट आउटसाइड, टू गेट टू सेंट्रल एशिया। क्योंकि सेंट्रल एशिया एक ऐसी विंडो है, एक ऐसा एरिया है जिसमें बेसिकली वो आ जाता है ना, तुर्कमानिस्तान और ये अफगानिस्तान का अपर नॉर्दर्न एरिया, और इसके साथ साथ उज्बेकिस्तान, और ये जो जॉर्जिया का इलाका, मैंने वो कॉकसिस का इलाका पहले भी दिखाया था मैप में आपको। उस सारे एरिया को सेंट्रल एशिया कहते हैं। और वो एक बड़ी मेजर विंडो है, अगर वो खुल जाए किसी एम्पायर के लिए, चाहे हमारे लिए या किसी और के लिए, तो आप पूरी दुनिया पे जो फर्दर वेस्ट है वो कब्जा करना बहुत आसान हो जाता है, अगर सेंट्रल एशिया के ऊपर आपके पास कंट्रोल है। चाइना वो पंगा लेने लगा था, चाइना सेंट्रल एशिया में घुसने की कोशिश कर रहा था कि वो कल्चरली इन्फ्लुएंस करना चाहता था वर्ल्ड को। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मेजर बैटल हुई जो किसी को नहीं पता, जिसको बैटल ऑफ टैलिस रिवर कहा जाता है, जो मुसलमानों और चाइनीज के दरमियान हुई। और अब्बासी और चाइनीज की टैंग डायनेस्टी के दौर में एक जंग हुई, और मुसलमानों ने जो है वो चाइना को बैटल ऑफ टैलिस रिवर में, ये रिवर के ऊपर हुई थी। तो ये बेसिकली ये रिवर है, टैलिस रिवर। और ये चाइ इधर से ये आपके अब्बासी खिलाफत लिखा हुआ है, और ये इधर से चाइ टैंग एम्पायर लिखा हुआ है, तो ये दोनों। तो ये रिवर टैलिस है, ठीक है। यहाँ पे मुसलमानों की जंग हुई थी विद चाइनीज अब्बासियों की और चाइना की टैंग डायनेस्टी की, क्योंकि चाइना अपनी कल्चरल इंटरेस्ट में लाना चाह रहा था, और मुसलमानों ने इनको बेसिकली टैंग, जब ये जंग हुई टैलिस रिवर पे तो मुसलमान ये जंग जीते। और जब ये जंग जीते हम, तो बेसिकली एक किस्म का अनस्पोकन रूल जिसको कहते हैं वो था कि अब तुम, चाइना को मैसेज चला गया बहुत बड़ा कि यू कैन नॉट एंटर इनटू द वेस्ट, और ये वेस्ट कल्चरल इन्फ्लुएंस हम संभालेंगे, रिवर के वेस्ट में जो कुछ है उसकी उसको हम इन्फ्लुएंस करेंगे, और जो ईस्ट में है उसको तुम इन्फ्लुएंस करते रहो जैसे तुम कर। लेकिन हम कभी इसमें तुम्हें सेंट्रल एशिया में दाखिल नहीं होने। तो हमने उनको एक दफा ब्लॉक किया। तो अगर चाइना की कल्चरल इन्फ्लुएंस चाइना दुनिया में नहीं कर सका, तो उसमें मुसलमानों का भी हाथ है कि हमने उनको जंग हरा दी थी जब वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, और वो प्रोसीड कर रहे थे कि इस्लामिक एम्पायर के ऊपर आ जाए। तो हमने उनको पुश बैक किया था एक दफा, और उनको एक चला गया था, जिसकी वजह से हमारी गोल्डन एज जो है उसकी ज्यादा कल्चरल आउटपुट है और ज्यादा कल्चरल इन्फ्लुएंस है एज कम्पेयर टू द चाइनीज। जबकि उनकी, मैंने आपको भी जो बातें बताई हैं, उनकी भी कोई गोल्डन एज कम नहीं थी, बल्कि उन्होंने भी बहुत मेजर काम किया और इन्वेंशन। यहाँ तक अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लें, ताकि हम अब आखिरकार गोल्डन एज पे हो। मैंने बहुत खींच लिया है लेक्चर। अच्छा जरूर भाई, जब हमने चाइनीज हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें हमने इस जंग का जिक्र नहीं किया था, मेरे ख्याल है आपने सस्पेंस रखा हुआ था। मैं वो उसमें कह रहा था कि ये अब भी था बाकी कि पढ़ लें जब थोड़ा सा, फिर शैंग मैं लेके वगैरह आऊँ। जो सारे, हाँ, किंग आ गए तो उनके आपस में बहुत सारे इश्यूज शुरू हो गए, बिल्कुल। तो इस वजह तो से भी वो ज्यादा नहीं वो तो फैल था सके अभी, थे। पर मैंने कहा चाइना ने दो दफा अटेम्प्ट की थी बाहर निकलने की, एक दफा ये और एक दफा आगे भी करेगा, वो मैं बताऊंगा। वो एक और वजह थी, वो हम नहीं थे, लेकिन वो एक और वजह थी कि चाइना कभी कल दुनिया को चाइनीज क्यों नहीं दुनिया बोलती है, दुनिया चाइना से इन्फ्लुएंस की। तो उसकी दो दफा चाइना ने कोशिश की। बाकी दफा चाइना ने नेचुरली खुद निकलने की कोशिश की थी, दो दफा की थी। एक दफा हमसे जंग हार के वो वापस चला गया था, और उसको एक किस्म का बॉय बैरियर बन गया था। और दूसरी दफा एक और पॉइंट है, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो लेकिन ये तीसरी दफा तो जंग की तीसरी वजह दफा तो क्या?
हाँ जी, बात करिए। जंग की वजह क्या बनी थी? जंग की वजह यही बनी थी कि चाइना सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ रहा था, और सेंट्रल एशिया पे हमारा रूल था ना। अब्बासी खिलाफत जो थी वो सेंट्रल एशिया में थी ना, ये खुरासान और बुखारा और ये टैलस ये है जगह। ये देखिए हमारा एम्पायर है ना, तो उसमें टैलस ये जगह, यहाँ पे चाइना आने की कोशिश कर रहा था। इन अदर वर्ड्स हम पे ये टैग हम हमारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था ना, हमारे एम्पायर के ऊपर। तो उसको रोकना तो था हमने। और उसको ये भी पता था कि अगर ये आ गया तो ये बेसिकली इन्फ्लुएंस करेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड चाइना। तो वो तो हमारा हमारा तो काम है कि हमने दुनिया को हमने इन्फ्लुएंस कर। किसी को कोई सवाल है और या कंटिन्यू करूं? आई गेस मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अब यहाँ पे हम आते हैं गोल्डन एज के ऊपर। गोल्डन एज में दो शहर थे हमारे मेन सेंटर। सबसे पहले बगदाद की बात करते हैं। बगदाद हमारा जो मेन मेट्रोपोलिस था, मेरा हमारा मेन इस्लामिक लर्निंग का सेंटर था, ये बगदाद है। अपनी आउटर वॉल्स के साथ, और ये एक सर्कल सिटी था। ये काफी बड़ा। आज देखें तो आज तो ये इस्लामी शक्ल नहीं रखता, लेकिन ये बगदाद का जो अरूज था जब गोल्डन एज का, तो ये बगदाद एक सिटी था, और ये बड़ा ही मेजर सिटी था वर्ल्ड का। और थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाइना से, इंडिया से, इवन तो चाइना से हमारी जंग हुई है, उसके बावजूद चाइनीज एंड इवन इंडियन संस्कृत के भाई एक्सपर्ट्स, और ग्रीक और लैटिन के एक्सपर्ट्स, और उसके साथ साथ यूरोप से, और स्पेन में स्पेनिश जो थे, और जो जो डिफरेंट जगहों के लोग थे, वो सारे इधर इकट्ठे हो रहे थे बगदाद में। अब वो आते थे, वो सीखते थे, और वो अब किताबें लेके जाते थे डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट लोग अपने लोगों को पढ़ाने के लिए। और ये बेसिकली सेंटर, लर्निंग सेंटर बन गया था पूरी दुनिया के लिए, और हर तरफ से लोग आ रहे थे, और हम भी उनकी चीजें प्रिजर्व कर रहे थे, उनकी चीजें अपनी लाइब्रेरीज में रख रहे थे। और इसके साथ साथ ये हुआ कि हमने जो क्योंकि बासी मैंने बताया देवर ओपन टू द डिफरेंट आइडियाज, तो उन्होंने दर डिफरेंट हिंदू चीजें उठाना शुरू की। हिंदू की चीजें नहीं, हिंदुओं की डेवलपमेंट जो साइंस से थी, और ग्रीक्स की, और उसके साथ साथ उनके वर्क ट्रांसलेट किए। बहुत मेजर जो था वो ये था कि जब बैजेंटीन एम्पायर पे हमने उनसे लड़े हैं ना, तो हमारे पास बहुत ग्रीक चीजें आ गई थी जो कि हम जला सकते थे अपनी, इंटॉलरेंट होते तो हम जला देते, फेंक देते, लेकिन हमने नहीं किया। हमने उनको प्रिजर्व किया, उनकी किताबों को ट्रांसलेट किया अरबी में, और उनको ट्रांसलेट करके रखा, और उनसे जो उनमें नॉलेज था वो निकाल के हमने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। और ये सेंटर ऑफ लर्निंग बनता गया। इसके साथ ये है कि अरबी का जो मेरा सबसे मेजर, तो जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि जो अरबी ने काम किया, कि अरबी हर तरफ फैल गई थी, एवरीबॉडी वाज स्पीकिंग अरबी। और ज्यूज भी और क्रिश्चियंस भी अरबी बोल रहे थे, और वो भी किताबें अपनी अरबी में ही पब्लिश कर रहे थे, और मुसलमान भी अरबी बोल रहे हैं, अरबी लिख रहे हैं, और हर तरफ अरबी ही है। ग्रीक्स की किताबें भी अरबी में लिखी हुई हैं, और लैटिन में जो बुक्स थी यूरोप की, वो भी अरबी में हैं। और जो हिंदुओं की किताबें वो भी अरबी में, और बहुत मेजर जो स्क्रिप्चर्स थे बुद्धिस्ट और हिंदूज के, जो शायद गुम जाते, शायद खत्म हो जाते, वो मुसलमानों ने अरबी में ट्रांसलेट करके प्रिजर्व किए बगदाद के अंदर। और ये हाउस ऑफ विजडम था बगदाद का, जो वहाँ पे लाइब्रेरीज थी, और जहाँ पे डिफरेंट स्कॉलर्स डिबेट्स करते थे, रिसर्च करते थे। और ये इसका इमेज है, डिफरेंट इमेजेस हैं बगदाद के हाउस ऑफ विजडम के। और मुझे आता है इसको देख के एक बात, कि इसमें जो बड़ी एक मेजर बात ये है कि अगर आप इनको कॉन्टेक्स्ट के बगैर इन तस्वीरों को देखते हैं, तो आप ये समझेंगे कि ये कोई इस्लामिक बैकग्राउंड नहीं है इन जगहों का, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट, इतनी किताबें, ग्लोब्स पड़े हुए हैं, चार्ट्स पड़े हुए हैं, जो मुसलमानों से ब्लिंक ही नहीं करती हैं चीज़ें, क्योंकि हमने वो तरक्की करना छोड़ दी उस लेवल की। लेकिन ये हमारी ही लाइब्रेरी है, किसी यूरोप की लाइब्रेरी नहीं है। और अगर इधर से आप ये लोग हटा दें जो यहाँ पे किताबें पढ़ रहे हैं बैठे, तो ये किसी यूरोप की लाइब्रेरी लगेगी, क्योंकि वो एक कल्चर, उनकी इन्फ्लुएंस उन्होंने ज्यादा कर दी ना हमारे जाने के बाद। तो उसके साथ साथ ये है कि ये जो प्लेटो का, एरिस्टोटल का काम है, ये भी मेजर हमारे तक इसलिए आया कि मुसलमानों ने इसको ट्रांसलेट करके अरबी में प्रिजर्व कर लिया था, और इसके ओवरऑल इन्फ्लुएंस करने लग पड़े। अब कुछ इन्वेंटर्स की बात बल्कि मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं बता दूं कि एक सेंटर था बगदाद, ठीक है, पहला सेंटर इस्लामिक एम्पायर का। सेकंड सेंटर जो था वो कोर्डोबा था, स्पेन में कोर्डोबा जो सिटी है वहां पर हमारी सेकंड जो सेंटर था लर्निंग का, वो कोर्डोबा था। तो सिर्फ बगदाद नहीं था हमारा सेंटर ऑफ लर्निंग। हमारा एक सेंटर ऑफ लर्निंग ईस्ट में था, और एक वेस्ट में था स्पेन के अंदर। और कोर्डोबा में हमने ग्रेट मॉस्क ऑफ कोर्डोबा बनाई थी, जो उमैयद रूलर के दौर में बन गई थी, अब्दुलरहमान बन के दौर में 785 में, और एक साल में बनी थी। और ये बड़ी, ये जो मॉस्क नजर आपको आ रही है, ये कोर्डोबा एक मॉस्क है। क्वेश्चन करूँ मैं।
हम्म। मेरे माइंड में आ रहा है कि ये फिर वो इमाम बुखारी वाला टाइम ड्यूरेशन है, या ये वो के मुसलमानों में जो जाबिर बिन हयान और बोले सही सीना आगे इब्न अल हिशम आगे, वो वाला टाइम होगा। ये वही दौर है, ये थ्रू आउट वही दौर चल रहा है। इसमें इमाम बुखारी और ये जो आपके चारों इमाम हैं और ये सारा उनका दौर ही है, दे आर इन द बैकग्राउंड, लेकिन वो डिफरेंट दौरों में आते हैं, उमैयद के और अब्बासियों के दौर में। मुझे अब एग्जैक्ट सही डेटिंग नहीं सही। मैं उनकी कर सकता क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा हो लेकिन जाएगा। मतलब ओवरऑल इसी जोन में, हाँ, वो इसी इसी इराक जोन में, के लोग। इसी मिडिल एजेस बेसिक। सही नहीं सर, सही। नहीं। जो इमाम है वो तो पहली चंद सदियों में ही है, हाँ ये आप पहले के 85 की बात होंगे। वही ना, वो नहीं, वो जो बिल्कुल अर्ली दौर में, हम 85। मिडिल एज 600 से शुरू होती है ना, तो खुलफा हाँ, हम राशिदीन का तो दौर भी 600। 600 का ही है, तो वही वाला दौर। ये वो समझ लें कि वी आर एट द एज ऑफ मलुकियत। मतलब हम बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे हैं। वो जो टाइम था ना हमारा, जिसमें बगदाद बेसिकली डेवलप हुआ और बगदाद से लोग निकले, वो बेसिकली रिसर्च बेस्ड था सारा। जिसमें हम्म। मतलब ये बेसिकली जो इमाम हैं चारों, वो पहले 200 से 400 साल के दरमियान है। और बिल्कुल जो बिल्कुल वो बड़े मेजर साइंटिस्ट, वो भी मुस्लिम साइंटिस्ट जितने भी हैं, वो भी वो इसी अभी हम एरिया, उन्हीं इसी पे आने लगे हैं, वो इसी ये दौर के हैं, बिल्कुल। जो कुछ बगदाद में इकट्ठा हो चुका हुआ है ना, जिसकी लाइब्रेरी को हम लोग डिस्कस हम्म। कर रहे हैं, ये सब उसमें स्पेन में भी और बगदाद में भी, ये बेसिकली वो सारा डाटा इकट्ठा हो चुका हुआ है। ये बस बिल्कुल। आप समझ लीजिए कि मंगोल आने वाले हैं। बस ये समझ लीजिएगा अब आप। हाँ, एक ये किस्म का वो वो स्टेज भी, है मैं जिसमें जिस पे मंगोल मैं उन मंगोल स्पॉयलर्स में जा नहीं रहा ताकि हम बिल्कुल आगे जंप ना करें। नहीं नहीं, तो मैं हाँ, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन कि वो बेसिकली बिल्कुल ये वो प्राइम टाइम है जब अ, इल्म इकट्ठा हो चुका हुआ था। बिल्कुल। मतलब बुक्स इकट्ठी हो चुकी हुई थी, उनका रिसर्च पेपर सब कुछ वहाँ था। जी। चल चल। और जी हम कोर्डोबा की बात इसमें। करें कि हम्म। हाँ जी। बस एक बात ऐड करना चाह रहा था मैं। कर लें, कर लें। असल में जो बनो अब्बास की आप बात करें, वैसे कैलिफेट, तो इसका जो आगाज था वो जो चारों इमाम हैं वो भी इसमें आते हैं, क्योंकि बनो अब्बास का बिल्कुल दौर तकरीबन मेरा ख्याल है कि 145-46 हिजरी के आसपास शुरू हुआ है। तो हजरत इमाम अबू हनीफा जो है वो 150 हिजरी में उनकी शहादत हुई है। उसके बाद 179 हिजरी में इमाम मालिक फौत हुए हैं। तो इसके बाद 256 हिजरी में इमाम बुखारी, 261 हिजरी में इमाम मुस्लिम, यानी कि ये वो बनु अब्बास के दौर ही चल रहा है। आगाज में ही इमाम आते बिल्कुल। हैं, और बाकी फिर जो सल्तनत का रूज जिसका होता है, उसी का तलीम का रूज है, तहकीक का, बाकी जो शोबे हैं उनका भी रूज उसका साथ साथ चलता रहता है। बाकी जो कसम भाई बात कर रहे थे, एंड में बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। बगदाद का जो रूज का दौर है, इल्म के लिहाज से, तलीम के लिहाज से, वो वही आ जाता है जो बाद में जब ततारियों ने हमला वो किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। अभी जो हम जरा स्पेन की बात कर रहे थे कि कोर्डोबा में मॉस्क बनी, और ये एक साल में जो बनी, तो ये बड़ा मेजर था क्योंकि उस टाइम जो कैथीड्रल्स थे ना जो क्रिश्चियंस के बनते थे, वो तकरीबन, अगर इन फोटो में देखें तो 2-2 साल लगते थे उसमें। दो यानी 200 साल लग रहे हैं, इतना टाइम लगता था। तो मुसलमानों ने एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया, तो एक बड़ा ही मेजर इवेंट है। बाद में ये हुआ कि जब स्पेन हमसे वापस लिया, तो ये आज ये बन गया, आज ये चर्च है। कोर्डोबा मॉस्क से ये आज चर्च कर ले लिया है। और कंपनी, लेकिन आवाज कट रही है। तो रहता है सोने का जो जरून तब तक डिस्टर्ब ये पेन है, हो रही है। करती है। हेलो, अब आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। जी जी, आ रही है बात। आज नहीं ये लेक्चर पूरा होता जिस तरह से बातें जमा हुई हुई है। तो हिम्मत ना हारो, हिम्मत ना हम हारो कर। वो भी कह रहे हैं कि मैं इन्वेंटर्स का नाम ना ही लूं। तो उसके बाद ये है कि स्पेन में हमने ये किया था। स्क्रीन शेयर होगी?
हाँ जी। ठीक है। स्पेन में हमने स्पेशली जो है हमारे इंजीनियर्स ने वो एक्वाडक्ट्स बिल्ड किए। एक्वाडक्ट्स क्या होते हैं? ये पानी लेके आते हैं रेजरवायर से लेके सिटी तक। ये तो मॉडर्न, नीचे वाला मॉडर्न है, ऊपर जो रोमन एक्वाडक्ट है रोमन्स ने बनाया था। बाद में हमने इसको डेवलप किया और ये हमने सिटीज में पानी लाने के लिए एक एक्सेसिबिलिटी बनाई, उसके हमारे इंजीनियर्स ने इसको आसान किया। उसके साथ साथ हमने कि ड्रिंकेबल वाटर जो है ना वो सिटीज में आए, स्पेन के सिटी में आए। साथ साथ ये है कि हमने एग्रीकल्चर साइंसेज में बहुत तरक्की की और हमने ऐसे क्रॉप्स टेस्ट करना शुरू किए जिससे फसलें इतने ज्यादा लग पड़ी और वो स्पेन की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको सर्व कर सकती थी। और इसमें तो ये है कि हर बंदा स्पेन जाना चाहता था। और ये एक जूइश फिलोसफर था माइमोनिडीज, जिसने बाद में 13 प्रिंसिपल्स लिखे थे जूइश के, यूज के, वो जो कि मेजर इसराइल भी यूज करता है अब तो लेकिन ये इसका कोई इस तरह के कोई करप्ट आदमी नहीं था उस दौर में शुरू में। तो ये स्पेन से इसको एक्सपेल किया गया था और उसके बाद ये ट्रैवल करता करता, ये बड़ा फिलोसफर था, इसने बड़ी चीजें पढ़ी हुई थी और ये डिफरेंट जगहों पे रहा। और आखिरकार ये जब इजिप्ट में आया तो इवेंचुअली ये जू ही रहा, लेकिन इसने ये सलाहुद्दीन यूबी का डॉक्टर बन गया। माइमोनिडीज जो था वो सलाहुद्दीन यूबी का डॉक्टर बन गया था। और इससे ये भी एक चीज समझ आती है कि मुसलमानों ने सिर्फ किसी कल्चर को पुश डाउन नहीं किया था या किसी को दबाया नहीं था, सप्रेस नहीं किया था। यहूदियों को भी आज़ादी थी, इस तरह किसी को मारने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि आज़ादी थी कि सलाहुद्दीन यूबी का अपना डॉक्टर भी एक जीव था। अब यहाँ पे आखिरी बातें अब हमारी, बेसिकली अब जो मेन था वो ये मैं कर लूँ कि जरा हमारे जो डेवलपमेंट को मैंने बता दिया, हमारे सिटी सेंटर्स का बता दिया, लर्निंग सेंटर्स का। अब हमारे इन्वेंटर्स का जिन्होंने, क्योंकि बहुत सारे हैं, उनमें से मैंने चंद के नाम मैं आपको बता देता हूँ, चंद की डेवलपमेंट्स जो उन्होंने की और जो उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो इब्ने सीना, उनका नाम तो काफी फेमस है। उन्होंने जो मेजर उनकी डेवलपमेंट की वो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको कहते हैं कैनन ऑफ मेडिसिन। वो किताब जो है वो एक मेडिकल टेक्स्ट बुक थी जो बाद में उनके जाने के बाद यूरोपियंस ने लैटिन में ट्रांसलेट की थी। और ये किताब फिर उन्होंने यूरोप में मेजर उनकी स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक थी कैनन ऑफ मेडिसिन, जो इब्ने सीना ने लिखी थी। इतने 100 सालों के लिए यूरोप में ये किताब इस्तेमाल होती रही जो इब्ने सीना ने लिखी। इसके साथ साथ एक और, हाँ, जो इन्वेंटर थे और थे जिनको कहते हैं अल जजारी। अल जजारी जो थे उनको फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी किताब लिखी और उसमें इन्होंने 50 मैकेनिकल डिवाइसेस बनाई के बनाने का तरीका और उसके साथ साथ वो कैसे काम करते हैं ये इन्होंने लिखा। और अल जजारी ने इसमें ये था कि ये इनको फादर ऑफ रोबोटिक्स इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने पहला रोबोट बनाया ना, पहले पहले ऑटोमेशन बनाई जो ऑटोमेटिक मशीन काम करती थी। ये ही वाज द फर्स्ट मैन टू मेक दैम, क्योंकि ग्रीक्स ये कभी इस तरह की चीज बना नहीं सकते थे। और इनकी बनाई गई डिवाइस में बहुत सारी हैं, मैंने जो बताया 50, उनमें से मैं चंद के जो मुझे चीजें जो बड़ी अमेजिंग लगी वो ये है कि एक तो इन्होंने क्रैंक शाफ्ट बनाई। क्रैंक शिफ्ट ये होती है कि ये जो इंजन में लगती है ना, ये आज तो इस तरह की होगी, ये जो इंजन के अंदर होती है, लेकिन पास में कॉग्स और व्हील्स के साथ इन्होंने सबसे पहले बनाई थी पानी के पंप के तौर पे। पानी के पंप में ये क्रैंक शिफ्ट यूज हो रही थी और इन्होंने डेवलप की थी सबसे पहले। इसके साथ साथ इन्होंने एक एलिफेंट क्लॉक बनाया था, इसको कहते हैं एलिफेंट क्लॉक। ये अगर मैं हो सके तो आपको इसमें दिखाता हूँ। ये उन्होंने जो आर्ट ड्रॉ किया वो ये है कि एलिफेंट क्लॉक है और ये कोई हिंदुओं का नहीं है, ये मुसलमानों ने बनाया और ये एक एक्चुअल क्लॉक है। और ये जो एलिफेंट है इसके अंदर पानी होता है और वो फिल करता है एक ड्रम को 30 मिनट्स में। और 30 मिनट्स बाद ये पूरा मैकेनिज्म जो है ये मूव करता है और ये जो ऊपर आदमी है ये बॉल फेंकता है और ये बॉल एक स्नेक के अंदर जाती है और ये स्नेक मूव करता है और वो फिर बॉल नीचे गिरती है और ये जो बंदा है ये ड्रम बजाता है। और हर आधे घंटे बाद तो बेसिकली एवरी 30 मिनट्स इंडिकेशन मिलती है कि 30 मिनट्स गुजर गए, तो उसको एलिफेंट क्लॉक कहते हैं। ये क्लॉक है प्रॉपर, ये मुसलमानों ने बनाया था, अलजजारी ने इसको डेवलप किया था। इसका ये ऐसा स्ट्रक्चर है एलिफेंट क्लॉक का। और उसके बाद उन्होंने एक और जो ऑटोमेशन बनाई थी उसको कहते हैं वेट्रेस रोबोट बनाया था। ये भी बड़ा अमेजिंग है कि ये वेट्रेस रोबोट जो था ये मैकेनिकल डॉल थी जो कि पानी और चाय देती थी इसको, और फिर आपको प्रोवाइड देती थी लाके कि आपको ग्लास फिल कर देती थी। इसके साथ साथ इन्होंने सर्विस के लिए थी। और उसके बाद जो उस दौर का कैलिफ था उसने इनको कहा था कि मुझे वजू खुद करना है, मैंने लोगों से वजू नहीं करवाना, तो इन्होंने उसके लिए एक वाटर बेसिकली हाथ धोने के लिए टूटी और टैप और ये सारा सिस्टम डिजाइन किया था पहला दुनिया में, जिसको हैंड वॉशिंग के लिए एक ऑटोमेशन बनाई थी। और ये बिल्कुल इनका ये वाला स्ट्रक्चर है। ये पहली जो टैप्स थी कि वजू कर सकें और पानी जो है वो साफ रहे और वो आता जाता रहे। और इसमें ये था कि जो डॉल है वो ये प्रोवाइड कर रही थी साथ कपड़ा के, वो फिर बाद में वजू करके सुखा लें अपने आप को। फिर इन्होंने इसको फर्दर चेंज भी किया, ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर है और ये पानी जो है ये नीचे से निकल जाता था। इसके बाद ये है कि इन्होंने इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर भी बनाए। इन्होंने बर्ड की शक्ल में भी एक बनाया है, ये भी टैप ही है एक किस्म की।
और इस तरह का इन्होंने काफ़ी सारे डिज़ाइन किए। तो ये तो एक है फादर ऑफ रोबोटिक्स। उसके साथ साथ हैं अल जहरवी जो हैं, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा जाता है। इन्होंने लिखी थी किताब तशरीफ, 30 वॉल्यूम का इंसाइक्लोपीडिया है मेडिकल प्रैक्टिसेस पे। और जो इनका सर्जरी का चैप्टर था वो बाद में उस किताब से निकाल के लैटिन में ट्रांसलेट हुआ, और यूरोपियंस ने अगले 500 साल उस सर्जरी के चैप्टर को यूज किया, स्टैंडर्ड सर्जरी इन यूरोप। अगले 500 साल यूरोप में इस्तेमाल हुई। इसके साथ साथ इन्होंने, ये पहले आदमी थे जिन्होंने ये बताया कि हीमोफेलिया की जो नेचर है वो इनहेरिटेड है, ये हेरेडिटरी नेचर की है, ना कि ये कोई आउटसाइड बीमारी हो। और इसके साथ साथ इन्होंने 200 मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जो कि आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन्होंने अपनी किताब में ये नंबर आउट किए थे डिफरेंट मेडिकल टूल्स जो अभी भी थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज हो रहे हैं, और वो मेजर इन्होंने बनाए थे अल जहरवी ने अपनी किताब के अंदर। इसके साथ साथ ये हैं। उसके बाद अल ख्वारिज़मी है, बहुत मेजर नेम है, तो काफी लोगों को पता भी है इनके बारे में। अल ख्वारिज़मी का जो मेजर काम है, क्योंकि ये पर्शियन अरब नहीं, और इन्होंने इनके नाम की अगर लैटिन ट्रांसलेशन करें तो वो ट्रांसलेट होती है एल्गोरिदम, इसलिए एल्गोरिदम इनका ही नाम है। अल ख्वारिज़मी को लैटिन में लिखें तो वो एल्गोरिदम बनता है। और इन्होंने 830 से लेकर 83 में 3 किताबें लिखी। इन्होंने जो बेस 10 नंबर आवाज कट गई। ख्वारिज़मी जो थे उन्होंने 3 बुक्स लिखी थी। उसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने जो 10 जो बेस 10 नंबर्स हैं जो यूज होते हैं, पहले रोमन न्यूमरल्स यूज होते थे, और उन्होंने फिर बेस 10 नंबर्स डेवलप किए जो आज हम यूज करते हैं, और उनको अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। उसमें इन्होंने एडिशन 0 की जो हिंदूज यूज करते थे, क्योंकि अरब जो थे ना वो उनके पास नंबर्स थे, और इन्होंने फिर हिंदुओं से 0 लिया और ग्रीक्स का भी थोड़े से नंबर उठाए और उनको एडजस्ट करके चार्ट्स को किया। और एक मेजर बात समझनी हम पड़ेगी कि मुस्लिम्स इन्वेंटर्स तो थे जो मैंने अभी पीछे दिखाया, लेकिन डेवलपर्स थे। आइंस्टाइन एक डेवलपर था, उसने आइंस्टाइन ने ऐसे कुछ इन्वेंट नहीं किया। आइंस्टाइन ने डेवलपमेंट की थी साइंस में, उसी तरह मुसलमानों में बहुत डेवलपमेंट की। हर जरूरी नहीं होता कि आप मेजर इन्वेंटर हो तो आपने कोई तरक्की की है, डेवलपमेंट करना। तो अल-ख्वारिज़मी डेवलप करते उन्होंने बहुत आइडियाज को फर्दर डेवलप किया, और उनको उनकी इन जो इनएक्यूरेसीज थी उनको ठीक किया, और उनको जो ग्रीक्स ने और हिंदूज ने की हुई थी। तो उन्होंने हिंदू से 0 लिया नंबर, और साथ 10 बेस 10 नंबर्स प्रोवाइड किया अल-ख्वारिज़मी ने। इसके साथ साथ उन्होंने क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड जो ग्रीक्स यूज कर रहे थे उसको फर्दर इंप्रूव किया, और उन्होंने आइडियाज दिया कि क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। उनको करेक्ट करने के बाद जो इन्होंने नाम दिया उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके को, उसको अलजाबर कहते हैं, जिसको बाद में अलजबरा कहा जाता है। उसके साथ साथ इन्होंने किताब लिखी थी जिसको कहते हैं सूरतुल अर्थ, द फेस ऑफ द अर्थ। इसमें इन्होंने जो टॉलमी था, ग्रीक जोग्राफर की, जो उसने इनकरेक्शंस की थी अर्थ की ज्योग्राफी के बारे में, वो करेक्ट की इन्होंने, और पूरी इन्होंने अर्थ की पहली एटलस बनाई अर्थ के ज्योग्राफी के बारे में। उसके साथ साथ इन्होंने चार्ट्स कंपाइल किए जिसमें मून की जो सर्कुलेशन है, मून का रास्ता है, वो ट्रैक हो रहा है 5 प्लैनेट्स के। इन्होंने वो चार्ट्स बनाए जिसमें मून जो है वो 5 प्लैनेट्स के इर्द गिर्द जो घूम गर्दिश कर रहा है, उसके वो चार्ट्स थे। और मजेदार बात यह कि जब वो चार्ट्स इन्होंने डेवलप कर लिया अल-ख्वारिज़मी ने, तो वो जो चार्ट्स जब बाद में मुसलमानों ने, जब बाद में यूरोपियंस ने यूज किए टू ले आउट द प्लैनेट्स इन स्पेस, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट थे, और वो बेहतरीन, मतलब उनमें इनएक्यूरेसीज बहुत ही कम। तो मेजर हेल्प की उन चार्ट्स ने। फिर आ जाते हैं अलमरवाजी और अल बुज़जानी, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में जो हम टैन कॉस थीटा इस्तेमाल नहीं करते, वो इन्होंने डेवलप किए थे। दोनों डिफरेंट दौरों के थे, लेकिन अल्टीमेटली अल ख्वारिज़मी ने भी थोड़े से आइडियाज दिए थे, लेकिन इन्होंने दोनों ने आके उसको किया, टेंजेंट और कॉस थीटा और टैन थीटा जो इस्तेमाल होता है। फिर आते हैं इब्ने हिस्साम। इब्ने हिस्साम जो थे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ ऑप्टिक्स। इन्होंने एनाटमी पढ़ी आई की, और उसको जो आंखों की परसेप्शन है, लेंस रेटिना कैसे काम करता है, लाइट की रिफ्लेक्शन कैसे होती है, ये सारा इसके ऊपर इन्होंने काम किया। और इसके बाद इन्होंने फर्स्ट दुनिया में पहला पिन होल कैमरा बनाया जिसको कैमरा ऑब्सक्यूरा कहते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस थी जो, ये कैमरा है, ठीक है, मिरर लगा हुआ है, इन्होंने कैमरा बनाया था दुनिया का पहला। और ये कैमरा जो है ये जो सराउंडिंग का इमेज है वो प्रोजेक्ट कर सकता था एक स्क्रीन के ऊपर, जो पहला जिसको कहते हैं डार्क बॉक्स या ब्लैक बॉक्स जो भी कहा जाता है, वो इन्होंने पहला बनाया था। और ये प्रोजेक्ट करता था इमेज स्क्रीन के ऊपर। तो ये इन्होंने डिजाइन किया था दुनिया का पहला कैमरा।
वो भी मुसलमानों ने बनाया था। इसके साथ साथ एक हैं फातिमा अल फहरी, जो बहुत ही मेजर एक उन्होंने स्टडी की थी, फिक पढ़ा हुआ था, हदीस पढ़ी हुई थी, कुरान पढ़ा हुआ था, और उसके बाद उन्होंने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई थी फातिमा अल फहरी ने। और क्योंकि मुसलमानों को वो देखनी थी कि नॉलेज के लिए एक सेंटर होना चाहिए, तो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई। यूरोपियन जिस यूनिवर्सिटी से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, फिर उन्होंने वहां जाके यूनिवर्सिटियां खोलना शुरू। तो पहली यूनिवर्सिटी भी एक खातून ने बनाई थी, मुस्लिम खातून ने। और उसके बाद हमने एस्ट्रोलेब के बारे में पढ़ा था। एस्ट्रोलेब के बारे में पढ़ा नहीं था, ग्रुप में दाऊद भाई ने शेयर किया था। एस्ट्रोलेब एक ऐसी डिवाइस है जो ना बेसिकली स्टार्स और प्लैनेट्स की अर्थ होराइजन से मैयर करती है हाइट, कि वो कितना दूर है हमसे। और जब आप ये डिटरमिन कर लेते हैं ना कि मून और सेलेस्टियल बॉडीज आपसे कितना दूर हैं, ये डिवाइस है एस्ट्रोलेब। तो अगर इस पर आप गौर करें तो अरब नंबर्स और लेटर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि हमने इसको ग्रीक्स ने बनाया था, हमने इसको फर्दर डेवलप करके इसमें रिंग्स ऐड किए, जो कि बाद में जो हेल्प कर रहे थे ये प्लेनेट के साइजेस को मैयर करने में, डिस्टेंस को मैयर करने में। जब आप ये कर पाते हैं तो फिर आप टाइम बता सकते हैं कि टाइम क्या है, डायरेक्शंस बता सकते हैं, और ये एज अ कंपास एक्ट करती थी। और इससे एक सबसे मेजर हमें फायदा ये हुआ कि हम किबले की डायरेक्शन हम डिटरमिन कर सकते हैं। और ये भी बात कि मुसलमान अर्ली डेज में साइंस से खेल ही रहे थे, किस्म की ट्रिग्नोमेट्री बना रहे थे, तो वो इनहेरिटेंस लॉ और साथ साथ अलजबरा और ये फार्मूलाज बना रहे थे, तो उससे हमारे इनहेरिटेंस लॉज जो है वो आसान हो रहे थे, शरीयत नाफिज करना आसान हो रही थी, सजा देनी है क्या देनी है, वो सारा जो न्यूमेरिकल चीजें थी वो आसान हो गई थी। इसके साथ किबले की डायरेक्शन पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए आसान हो गई थी टू फॉलो, और मुस्लिम जो ट्रेडिंग कर रहे थे वो भी एस्ट्रोलिब के जरिए से बड़ी आसान हो गई करना। तो इसको मोहम्मद अल फजारी ने डेवलप किया था एस्ट्रोलेब को, पहला एस्ट्रोलेब इस्लामिक वर्ल्ड में, फिर ये ग्रीक्स ने ऐड किया, और इसको फिर ये जो वाइड यूज हुआ, और उसको जो फिर ये बाद में एज अ कंपास यूज होता रहा थ्रू आउट द मुस्लिम वर्ल्ड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी, मुसलमानों के ये क्योंकि इम्पोर्ट हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, तो सबने यूज किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे एक इन्वेंटर हैं और डेवलपर हैं, वो द फर्स्ट मैन, जिन्होंने ही इज द फर्स्ट मैन टू फ्लाई। तो इब्ने अब्बास इब्ने फरनास कहते हैं, अब्बास इब्ने फरनास इनको कहा जाता है। और इन्होंने 875 AD में 70 साल की उम्र में इन्होंने उड़ने वाली एक मशीन बनाई, जिसमें इन्होंने और ये पहले आदमी जो उड़े थे। और इन्होंने बैम्बू फ्रेम से कवर करके एक इन्होंने फ्लाइंग विंग से बनाए थे, और उसके ऊपर सिल्क कपड़ा लगाया और ईगल फैदर उसमें सिए, और इन्होंने यमन की एक बड़ी क्लिफ से छलांग मारी, और उसके बाद ये 10 मिनट उड़ते रहे, ये विंग्स यूज करके फ्लैप करने के बाद इन विंग्स को। लेकिन क्योंकि इन्होंने इसके अंदर कुछ एडिशंस रहते थे, तो इब्ने फरनास जो है वो उसमें लैंडिंग नहीं कर सके सही तरह, तो लैंडिंग जो जब इन्होंने की तो थोड़ी इंजरी हो गई, और ये मरे नहीं ऑब्वियसली, ये अगले 12 साल जिंदा रहे। और जब ये जिंदा रहे तो इन्होंने अपने फिर स्टडी किया कि इनकी लैंडिंग फेल क्यों हुई, और आखिरकार जब ये इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि जो मैंने इन्होंने लिखा अपनी किताब में कि मुझे विंग्स के साथ टेल भी ऐड करनी चाहिए थी, जो बाद में राइट ब्रदर्स ने भी इस्तेमाल की, और टेल, और फिर जब प्लेन बनाए इन्होंने तो टेल का फिर एडिशन करना पड़ा था विंग्स का। तो इब्ने फरनास ने राइट ब्रदर्स के पैदा होने से 1000 साल पहले लिख दिया था कि टेल की एडिशन जरूरी होगी टू कंटिन्यू फ्लाइंग और लैंडिंग को आसान बनाने के लिए, क्योंकि परिंदे भी इसी तरह करते हैं। तो उन्होंने ये लिख दिया था। इसके साथ है जो ये 12 साल जब ये उड़ नहीं सकते थे क्योंकि ये इंजर हो गए थे, तो ये फिर ये इन्होंने उस दौरान इन्होंने ट्रांसपेरेंट ग्लास डेवलप किया था, वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रांसपेरेंट ग्लास। और इसके साथ साथ इन्होंने लेंस बनाए थे शीशे के, जो कि मैग्नीफाई करने में हेल्प करते हैं और आईसाइट इंप्रूव करते हैं। ग्लासेस तो नहीं बनाए लेकिन लेंस बनाए। तो इवन दो इब्ने फरनास इंजर हो गए थे, वो कभी उड़ नहीं सके दोबारा, 12 आफ्टर 70 की उम्र में जो अब प्लान, उन्होंने उसके बावजूद बढ़ के डेवलपमेंट, उनका स्टैचू भी है आई थिंक दुनिया में कहीं इराक में है, ईरान में, समवेयर। तो और इससे एक बड़ा हमारे लिए प्लस, और हमने कितना कुछ किया। और हम इनको कहते हैं प्री मैथ, बहुत सारे मुसलमान तकरीबन सारी स्कॉलर्स जो इस पर के इन्वेंटर्स होती है, डेवलपर्स बोल रहे हैं, प्री मैथ क्या होता है, जो डिफरेंट नॉलेज सेट्स एक्सपर्ट है। एक नॉलेज एक्सपर्ट नहीं थे, जो जोग्राफर भी, अब अल्गोरिज्मी को ले लेना, मैथमेटिशियन भी हैं, एस्ट्रोनॉमर भी हैं, फिजिसिस्ट भी हैं, और जोग्राफर भी हैं। तो इसी होपफुली सबको समझ आ गई हुई क्वेश्चन है, आप लोग ग्रुप में भेज देना, ताकि ये है कि मैं फिर उसका जवाब दे दूँ, ताकि वो टाइम हमारे पास इतना नहीं बचा। बस ये है हमारे लिए लेसन कि हम फादर के गोल्डन एज को एज अ एक्सक्यूज यूज करेंगे। अब हम तरक्की नहीं करें, लेकिन हमने एक दौर में की, उसको एज अ लेसन यूज करें।
कि हमने एक दफा तरक्की की थी और हम दोबारा भी पोली मैथ सारे बन सकते हैं, और हम दोबारा भी उसी तरह की तरक्की कर सकते हैं, बल्कि उससे 1000 गुना ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली गोल्डन एज खत्म हुई थी। और वो शायद इसी भी पॉइंट से मंगोलों ला किया था, लेकिन वो इस एंगल से भी खत्म हुई थी कि मुसलमान कुरान से दूर भी हो गए थे। हम ग्रीक से इन्फ्लुएंस करते थे, हमने ग्रीक्स की बातों को चैलेंज शुरू में कर रहे थे, अल्खवारिज्मी है जिन्होंने टॉलमी की ज्योग्राफी को चैलेंज किया था, लेकिन बाद में वही मुसलमानों ने उनके फिलोसफर की बातें मानने लग गए, एरिस्टोटल की बातों को मानने लग गए। जो एरिस्टोटल के बहुत अच्छे हालात थे, वो मेंशन कर रहे मदद ज्यादा क्लियर, और भी काले और गोरे का माने यहाँ पे डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है।